एक महिला है, 35-36 साल की है, जिनको 5-6 महीने से ठीक से नींद नहीं आ रहा है और करीब करीब 1-1.5 घंटे रात को सोते हैं। और साथ साथ में जब सर दर्द भी हो रहा है तो चेक किया तो उनकी बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन भी है, जैसे 145/95। तो अभी 5-6 महीने से जब नींद नहीं आ रहा है तो उसके चक्कर में मतलब ऐसे लगता है कि शरीर में उनकी थकावट बहुत ज़्यादा है। थोड़े थोड़े काम करने के बाद वो एग्जर्शन में चले जाते हैं, काफ़ी परेशानी होती है। तो मेरे पास जब आए उससे पहले उन्होंने 1-2 ट्रीटमेंट ले चुके थे एलोपैथिक और दूसरी सिस्टम में, तो उसमें उनको थोड़ी बहुत आराम होता था, पर वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाता था। और जब भी एलोपैथिक दवाई लेते थे तो उसके बाद क्या होता था कि रात को तो ठीक से नींद नहीं आता था, सुबह सुबह नींद आता था। और उनको काम में जाना होता है, सुबह का काम करना होता है, तो उससे क्या होता था कि वो काफ़ी थकावट हो जाती थी और हैंगओवर रहता था दवाई की। दिन भर ऐसे लगता था कि भाई बहुत लेथार्जिक है, काम नहीं कर पाती थी। घर आके फिर ऐसे लगता है कि बस शरीर टूट गया पूरी तरफ से। तो काफ़ी परेशानी में चल रही है। तो फिर मैंने पूछा कि कैसे ये बीमारी आपको, हाउ इट अफेक्ट्स यू योर रूटीन लाइफ। काफ़ी परेशान करती है डॉक्टर साहब कि मैं अपने नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा हूँ। कि ऐसे लगता है कि जैसे तुम ऑटोमेटिक उसमें चल रहे हो कि सुबह उठो, काम करो, ऑफिस जाओ, बच्चों को तैयार करो। 5 साल की लड़की है मेरी। और सास ससुर के लिए खाना बना के रख दो, खुद लंच पैक करो, ऑफिस जाओ, आओ, डिनर बनाओ, खाना खाओ, सो जाओ। और रात को नींद नहीं आई, रात भर परेशान रहो, बेचैनी रही, और सुबह उठ के फिर वही काम करना है। डॉक्टर साहब बहुत थक गई हूँ मैं, काफ़ी परेशानी है। और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मतलब एक रूटीन लाइफ को भी चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और मैं रात पे जब बिस्तर में लेटती हूँ ऐसा लगता है कि जैसे शरीर इतनी ज़्यादा दर्द, इतनी तकलीफ होती है कि मतलब एक सेकेंड में एक रिलैक्स होके बिस्तर में नहीं लेट पाता हूँ। तो इतनी परेशानी हो जाती है मुझे। तो मैंने बोला अच्छा फिर कैसे मैनेज कर रहे हो? बस कर रहा हूँ, मैनेज करना ज़रूरी है। क्या करूँ डॉक्टर साहब? नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा? मैं ही हूँ काम करने वाली, मेरे पेरेंट इन लॉज जो है, सास ससुर है, वो 60-65 साल की है, वो काम तो नहीं कर पाएंगे। और हस्बैंड है, वो भी जॉब करते हैं, रात को आते हैं 8-9 बजे आते हैं, मैं ही 5 बजे आ जाती हूँ। और कौन करेगा? बच्चों को कौन देखेगा? हम ही तो लोग देखेंगे, हम ही मतलब मैं ही देखना पड़ता है। जब तक वो आते हैं ये सो जाती है। तो करना ही तो पड़ेगा डॉक्टर साहब। तो मैं बोला फिर क्या सोचते हैं, जैसे आपको इतनी तकलीफ हो रही, मतलब क्या सोचूं डॉक्टर साहब? मेरे को बड़ी परेशानी होती है कि यार मतलब ज़िंदगी इतनी तकलीफ वाली हो सकती है। मतलब मेरे को जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल, हम लोगों का लव मैरिज हुआ, कॉलेज में हम लोग साथ में थे, तो बढ़िया ज़िंदगी की इतनी अच्छी अच्छी हम लोग ख्वाब सपने देखे थे। अभी ऐसे लग रहा है कि यार इतनी तकलीफ वाली है ज़िंदगी, मतलब अभी तक तो हम बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं ऐसे लग रहा है। और ये आखिरी, ये जो लास्ट 6 महीने, ये तो बहुत मुश्किल हो गया डॉक्टर साहब। तो मैंने पूछा अच्छा ये शुरू कब हुआ? शुरू तो डॉक्टर साहब ये काफ़ी साल से है, जब से हमारी बच्ची हुई 5 साल पहले। तब से मेरे को ये धीरे 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 नींद आना कब, क्योंकि रात में बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब कर देता था तो उठ उसके साथ जगना पड़ता था। पर अब लेकिन ये 6 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने बोला फिर इसको लेके क्या सोचते हैं आप? आप डॉक्टर साहब सोचते हो कैसे चलेगी? अभी से ऐसा है, अभी से इतना मुश्किल है, तो आगे लाइफ कैसे चलेगी? तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। कैसे चलेगी? एक छोटा बच्चा है, पेरेंट्स है, सबको देखना है। तो मैंने बोला अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, किस आपका टेम्परामेंट वगैरह कैसे होता है, मिजाज वगैरह? नहीं, मिजाज अच्छा रहता है। अब जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, अंदर से गुस्सा आ जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं इसको कभी बच्चे को डांट दिया या कभी सास ससुर को कुछ बोल दिया, हस्बैंड के साथ लड़ाई किया। हाँ, हस्बैंड जब आते हैं तो थोड़ा सा मन खराब होता है, तो मेरे को बोलते हैं तो फिर मैं रो लेती हूँ थोड़ा सा। फिर मेरे को समझा देते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। बस और ऐसे कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। तो फिर मैंने उनके हस्बैंड को पूछा कि आप बताइए थोड़ा इनके बारे में, कैसे है, मतलब ये सिचुएशन कैसे आई कि इतना, आप इतने लव मैरिज में भी है, इतने अच्छे से थे, तो फिर अचानक ऐसे कैसे हो गया कि भाई आप इतनी तकलीफ में चले गए?
कि डॉक्टर साहब नहीं, हम लोग कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं। तो हम दोनों टॉपर थे हायर सेकेंडरी में। तो बाद में हम लोग कॉलेज में, सेमी कॉलेज में ज्वाइन किए, सेमी कोर्स में। और अच्छा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो मैं यूपी का हूँ, वेस्टर्न यूपी के। तो आई एम ए जाट एंड सी इज़ फ्रॉम बंगाल, सी इज़ ए बंगाली। अब थोड़ी सी कल्चर डिफरेंस है कि जाट्स आर बिट ऑर्थोडॉक्स, रूड एंड हार्ड टू क्रैक। मतलब बड़े क्या उसको बोलते हैं, ठेठ होते हैं, ढीठ होती है, सॉरी। एंड बंगालीज दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी माइल्ड, वेरी ओपन एंड बहुत मीठा बोल बोलते हैं। तो अब थोड़ी सी कल्चरल डिफरेंस था, लेकिन ये होता था कि वो भी हमारे घर में आती थी, मैं भी इनके घर में जाता था। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि हमें दिमाग में नहीं था कि हम शादी करेंगे। लेकिन जब 5-6 साल से हम साथ में रहे, दोनों को जॉब भी मिल गया, तो हमें शादी का लगा कि हम शादी करना चाहिए। तो हमारे पेरेंट्स की तो रहता कि नहीं, वो चल नहीं पाएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे घर का जो है कंडीशंस थोड़ा अलग है, माहौल अलग है, उनका माहौल अलग है। वो लोग काफ़ी ओपन है। तो फिर देन मैंने इनको बोला कि भाई ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। बट सी टोल्ड नहीं नहीं, आई विल मैनेज। अरे ऐसे कैसे नहीं, मैं हम कितनी सारे चैलेंजेस हमने किया। अब तुमने देखा कितनी सारी हर चीज़ में हमने कहीं ना कहीं किसी तरीके से आगे बढ़े, विन ओवर किया। ऐसे नहीं कभी हार माने। और हर चीज़ में हमने जिस भी चीज़ में हमने पार्टिसिपेट किया या जिस भी चीज़ को हमने हाथ में लिया, उसको ज़रूर करके दिखाया। तो जब हम ये सब चीज़ कर सकते हैं तो ज़िंदगी में क्यों नहीं कर सकते। और इंसान है, ऐसे कुछ नहीं है। वो बंगालीज में भी बहुत हार्ड लोग होते हैं, और जाट में भी अच्छे लोग होंगे, ऐसे नहीं। और तुम्हारे पेरेंट्स तो ठीक है। तो फिर हम लोगों ने शादी कर लिया। तो सब दोस्तों ने बोल रहे थे यार तू नहीं चल सकती यार, इसके पेरेंट्स ऐसे। अरे कुछ नहीं है, मैं चल के दिखाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। मुझे अच्छा भी लगता है। ऐसे नहीं है, हर लाइफ क्या थोड़ी होता है कि भाई पायलट में आ जाएगा कि बस आराम से खाओ। तो मतलब जैसे नॉर्मल में कोई प्लेट में सर्व कर देगा और खाओ पियो ऐश करो, भाई लाइफ में स्ट्रगल है, चलेंगे हम लोग। तो शुरू में बहुत अच्छा रहा, सी एडजस्टेड विथ माई फैमिली, सब कुछ अच्छा रहा। मेरे मम्मी को भी अच्छा लगा, मेरे पापा को भी अच्छा लगा, हमारे रिश्तेदारों को भी अच्छा लगा। सी यूज टू एडजस्ट लॉट। तो हमारी अब क्या होता है, हम लोग थोड़ा क्लोज फैमिली है। हम लोग सोसाइटी में इतने सारे जाके मिलते नहीं थे लोगों में, पेरेंट्स वगैरह इतना मिलते नहीं थे। और मैं बाहर पढ़ता रहा, तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता रहा। तो जब ये आई शुरू शुरू में, ये सबके साथ दोस्ती बनाई, पड़ोसी सबके साथ, और बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास के फैमिलीज़ के साथ। तो धीरे धीरे हमारे घर में आने लगे लोग, और ये भी जाने लगी सबके घर। मम्मी पापा तो कभी नहीं जाते थे शुरू शुरू में, उनको लगा। फिर उन्होंने समझाया नहीं, सब आना चाहिए, अच्छे लोग हैं, बात करना चाहिए, मिलकर जुल के रहना चाहिए। तो मम्मी पापा बोले कोई बात नहीं। और धीरे धीरे जैसे अभी हमारे पड़ोसी के घर में कोई सामान आया और वो अच्छी वाली चीज़ है, तो ये बोले कि हम भी ले लेते हैं। तो हमारे पास पैसे था, पर हमारे पेरेंट्स को लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो ऑलरेडी एक रेफ्रिजरेटर है, अब नए वाले रेफ्रिजरेटर लेने की क्या ज़रूरत इतनी बड़ी, 4 लोग तो हैं हम। तो ये बोले नहीं नहीं, होना चाहिए ना, अच्छा रहता ना कि भाई सबके साथ सबके हिसाब से रहना चाहिए। अब धीरे धीरे उन्होंने घर पे चेंज करना शुरू किया हर चीज़ में। तो मम्मी की भी बेड चेंज कर दिया, मम्मी के भी वार्डरोब में जैसे कपड़े हैं, अच्छा मम्मी आप ये पहनो, तो हर चीज़ में जैसे चेंज किया। तो अब मम्मी को ये चीज़ लगा कि यार तुम ऐसे क्यों करते हो भाई, हम जैसा है वैसे रहने दो ना। ये बोलते नहीं माँ, चेंज करना तो अच्छी बात है ना, अच्छी चीज़ है ना, सबके साथ मिल के रहना। अब स्लोली स्लोली बाहर के लोग भी इसको बड़ा तारीफ़ करते रहे, इसको बहुत अच्छा लगा कि नहीं देखो ऐसे ऐसे। पर हमारे घर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में मम्मी पापा, अब गांव के लोग हैं, ठेठ है। तो फिर एक दिन मम्मी ने डांट दिया इनको कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ करने के लिए। मैं जैसे हूँ ऐसे ही रहूँगी, ये नहीं कपड़ा चेंज करूँगी मैं, और घर में भी कोई बदलाव नहीं होगी। अब ये चीज़ उनको बहुत बुरा लगा कि यार ये क्या है, हम तो अच्छे के लिए कर रहे थे। मैं बोला चलो। और एंड अभी मेरे को, मैं ऑफिस से आई तो रोने लग गई। मैंने उनको समझाया, तो बहुत ज़्यादा उनको प्यार से समझाया। तो धीरे धीरे ये मान भी गई। तो मम्मी के साथ फिर अच्छे से बात करने सब, मतलब अब कोई लड़ाई नहीं थी, पर ये कि थोड़ा सा नाराज़ थी। पर दोनों में आपस में अच्छे से बात हो गई, बढ़िया से दोनों चलते रहे। फिर एक बार ये बोली कि एक पार्टी करते हैं। तो मम्मी बोली क्या ज़रूरत है पार्टी करने की, नहीं अभी हमें भी बुलाते हैं। कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो अलग बात है, लेकिन ये घर में मेरे को ये सोच शराब ये सब नहीं अच्छा लगता है। इतनी नहीं नहीं, अभी हमारी ये देखो, अच्छा लगेगा ना, लोग आएंगे हमारे घर में, ये देखेंगे, ये चीज़ देखेंगे। अभी आपकी भी नहीं, मेरे हमें तारीफ़ की ज़रूरत नहीं।
ठीक है ना, हमारे घर में पार्टी होगी। एंड शी वॉज वेरी रूड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इनको अच्छा नहीं लगा। तो ये चीज़ काफ़ी थोड़ी सी डिफरेंस जब भी होता था। और फिर ऐसा हो गया कि इनकी हर बात पे या तो ये जैसे करना चाहती थी और मम्मी बोलती थी नहीं ऐसे हमें ज़रूरत नहीं है। ये दोनों में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ और ये अपने आप में सहमने लगी। ये फिर रात को आती थी तो चुपचाप लेट जाती थी, बात नहीं करती थी। फिर मैंने उनको समझाता था, फिर ये नॉर्मल हो जाती थी। फिर धीरे हमारे फिर बच्चा हुआ, बच्चे के बाद सब कुछ ठीक हो गया। पर जैसे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे फिर बच्चे का ऐसे रहता है कि भाई चलो दूसरे के बच्चे के साथ खेलना है, वैसे जैसे ड्रेस पहनना है, उसके जैसे चाहिए, प्राम चाहिए तो प्राम चेंज कर दो। तो काफ़ी सारे चीज़ों में ये क्या करती थी कहीं ना कहीं। अब इसको अच्छा लगता था कि नई चीज़ों में अपने आप ये करने के लिए, अब नई चीज़ मतलब होना चाहिए हमारे घर में, ऐसी होना चाहिए जैसे दूसरे के साथ हमारे घर में भी ऐसा होना चाहिए। और ये चीज़ घर में मम्मी पापा को इतना अच्छा नहीं लगता था, तो ये कहीं ना कहीं वो लोग डांट देते थे और इनको बहुत बुरा लगता था। जब बुरा लगता था ये फिर रोती थी, मेरे को आके बोलती थी यार देखो कैसा है ये, कैसे अच्छा लगता है क्या ऐसे हर चीज़ में ये लोग डांटते हैं करते हैं। फिर मैं समझा देता था, फिर धीरे धीरे चलने लग जाती, फिर मम्मी के साथ फिर चलती थी, फिर मम्मी के साथ एडजस्ट होती थी, दोनों चलते थे। तो ये चीज़ जब चलती रही ना, स्लोली स्लोली मैंने देखा ये धीरे धीरे इनकी नींद आना बंद हो गया, इनकी शरीर में दर्द होना शुरू हो गया। ये रात भर परेशान होती थी। फिर मैं इनको बहुत हाथ पैर दबाता था, थोड़ा सा प्यार करता था तो समझा देता था, ये चलती थी। और अब ऐसा हो गया कि ये चीज़ रेगुलरली होने लग गया, ये डेली होने लग गया। और मम्मी को भी पता है तो मम्मी भी बोलना बंद कर दी, पर इनकी जो दर्द वगैरह ये सब चीज़ चलता रहा। अभी ये चीज़ एक कंटिन्यूस अफेयर हो गया और हम बड़े परेशान हो गए डॉक्टर साहब। मतलब वैसे लगता है कि भाई ज़िंदगी बड़ी दिक्कत वाली है, मतलब इतनी आसान नहीं है ज़िंदगी जीना। मतलब क्योंकि आदमी अगर इंसान को रात को नींद नहीं होता है तो दिन भर कैसे काम करेगा। तो ये केस है। तो मैंने ये केस को थोड़ा सा जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं तो मतलब उसकी जस्ट एक्सट्रैक्ट बता रहा हूँ आपको। केस करीब करीब 30-40 मिनट का केस है। तो जैसे जैसे क्योंकि पेशेंट जब तक बोलते हैं हम उनको बोलने देते हैं। तो इस वजह से मेरा केस टेकिंग का ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ एक एक्यूट कोई एक स्टेट है जो इसको परेशान करता है उसको पहचानो, और साथ में मरीज़ की अपनी टेम्परामेंट है, अपनी स्टेट ऑफ लाइफ है उसको समझो, और अगर हिस्ट्री है उसको साथ में मिलाओ। अगर ये तीन चीज़ को मिलाओगे और एक हमारी एक कोई एक रास्ता हमें मिल जाए कोई दवाई तक पहुंचने के लिए, तो वो सिमिलीमम हमें देता है, वो एग्जैक्ट राइट रेमेडी देता है। तो फिर मैंने पहले सोचा कि हमारे पास क्यों है कि नींद नहीं आ रही है और बहुत परेशान है उससे, और रिलैक्स नहीं हो पाती है, बहुत तकलीफ में है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में जान नहीं है। तो मैंने एक डायरेक्ट बहुत आसान रुब्रिक है टॉर्पर लिया। तो ये जो रुब्रिक है टॉर्पर, आप जानते हैं टॉर्पर का मतलब स्टेट ऑफ लाइफलेसनेस, एज इफ देयर इज नो लाइफ। ऐसे जैसे आपको लगता है कि भाई शरीर में जान ही नहीं है, किसी ने इसने मार के तोड़ दिया मुझे, डॉक्टर साहब किसी ने पीट दिया, ये जो फीलिंग होती है ना जैसे शरीर टूट रहा है, ये है टॉर्पर का स्टेट है। एक तो टॉर्पर का स्टेट है, और ये जो मेन इसकी जो एंट्री मैंने ये समझा इस केस में कि भाई ये एक टॉर्पर का स्टेट है। और दूसरा जो स्टेट है मैंने ये सोचा कि हमारे पास जैसे इस ये पूरी की पूरी सिचुएशन को लेके उसके मन में क्या आ रहा है, कि हमारे पास एक रूब्रिक है, लाइफ इज़ ए हार्ड स्ट्रगल। मतलब ज़िंदगी ना बड़ी कठिन है और पूरी की पूरी तकलीफ वाली है, जिसमें हमें बहुत इसको चलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये लाइफ इज ए हार्ड स्ट्रगल है, करना पड़ता है। और हर बार ये क्या करती है कि अपने आप को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती है, चुप रहती है। एक 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 व्हाट यू कैन टेल यील्डिंग वाली स्टेट है। और ये तीन स्टेट को लेके मैंने इनको कार्सिनोसिन दिया, और कार्सिनोसिन 200 का मैंने 3 डोज दिया 10-10 मिनट के गैप में। और ये दवाई मैंने 5-6 महीने के अंदर एक बार और रिपीट किया था सेम पोटेंसी में, क्योंकि उसमें आराम चल रहा था। बीच में थोड़ा सा और कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो दूसरी जो पोटेंसी दिया रिपीट किया, उसके बाद वो सही हो गई। तो कार्सिनोसिन जब मैंने मेरे दिमाग में आया, ऐसा नहीं कि कार्सिनोसिन मेरे दिमाग में ऐसे इस तीन रूब्रिक की वजह से आया, साथ साथ में मेरे जैसे केस में सुनता रहता हूँ, मेरे दिमाग के अंदर दवाइयाँ चलती रहती है।
एक सिचुएशन, एक स्टेट चलती रहती है, तो ये भी चलता रहा। जैसे अगर आप देखेंगे कि एग्जर्शन की बात आई बहुत ज़्यादा, तो एग्जर्शन की बात जब आती है और आप देखिए लाइफ को बहुत बढ़िया से चला रही है पूरा फैमिली को, और सब कुछ फैमिली के लिए कर रही है, तो दिमाग में मेरा सीपीए भी आया था एक बार। और जैसे इतनी सारी परेशानियां होती उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है किसी, मतलब अपनी मम्मी पापा को कुछ नहीं बोलती है, सब कुछ करती रहती है, जितना बोलते हैं उतना सहती रहती है। मेरे दिमाग में इग्निशिया भी आया था। तो ये तीन रूब्रिक, सॉरी, तीन रेमेडीज़ है, मेरे दिमाग में थोड़ी थोड़ी चल रहा था। एक कंडीशन में मेरे दिमाग में ही आया था, जब ये बोलती कि जैसे उसके हस्बैंड आता है, ये रो देती है कि यार देखो मेरे को कैसे बोलते हैं, तो मेरे लगा कि बड़ी अफेक्शनेट है और रो पड़ती है, तो ये पल्सिटला भी हो सकती है। मतलब ये काफ़ी सारी चीज़, तो मैं एक्चुअली अभी कोशिश करूँगा आपको ये कार्सिनोसिन की एक जर्नी, छोटी सी 2-4 मिनट या 15-20 मिनट में एक जर्नी को समझाने के लिए, ताकि ये तीन दवाई भी साथ साथ चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जैसे पॉइंट्स है जो कार्सिनोसिन का, ये तीन दवाइयों को बाहर निकाल देगा, ताकि आगे चल के अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ 4 दवाई साथ साथ चले जो कि बहुत आसपास के हैं, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करने में हमें मदद मिलेगा। तो कार्सिनोसिन में क्या होता है, जैसे इस केस में आप देखेंगे, अगर हम इस केस में देखेंगे, या तो आप जरूरी नहीं कि कार्सिनोसिन में हर पहलू में आप जा सकते हैं, हर केस में, बच्चे के, बूढ़ा में, किसी में भी। तो जैसे बहुत ज़्यादा कार्सिनोसिन क्या उसको बोलते हैं, अफेक्शनेट होता है, माइल्ड होता है, इल्डिंग होता है, केयरिंग होता है, ये हम जानते हैं इसको, दूसरों के बारे में बहुत परवाह होती है उसके, ये सब इसके अंदर रूब्रिक से। लेकिन इसके अलावा कार्सिनोसिन में एक खास गुण है जो इग्निशिया सीपिया पल्सिटिला में नहीं है, वो है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। मतलब जैसे क्या होता है, आपने इसके रेडी को देखा होगा कि इसने बोला कि भाई कैसे जाट फैमिली है, फिर भी मैं इनके साथ जाके एडजस्ट करके रह जाऊंगा। कॉलेज में हमने इतने सारे चैलेंजेस लिए और उस चैलेंज को हमें आगे जिया, आगे जीत के दिखाया, आगे हमने बढ़ा, सबको करके दिया, सबको हमने फ्रंट टू फ्रंट लिया उसको, ऐसे नहीं कि हम पीछे मुड़ गए। तो हमारे पास रूब्रिक है, वेदर थंडरस्टॉर्म लव्स, वेदर थंडरस्टॉर्म लव्स, और चीयरफुल व्हेन इट लाइटन्स एंड थंडर्स। एक हमने पिछले एक कोई केस में लाइकोपोडियम में इस रूब्रिक को समझाया था। ये एक चाइल्डिश रूब्रिक है, और चाइल्ड का हमने बताया था कि कैसे एक बच्चा थंडर्स और लाइटिंग में डरता नहीं है और खुश होता है। और यहाँ क्या होता है कि ये एक एडवेंचरस स्टेट है कार्सिनोसिन का, एक चैलेंज लेने की स्टेट है कार्सिनोसिन का। हम बताते हैं ना, कोई रूब्रिक होता है उसके सटल मीनिंग जो होता है, ये कोर ऑफ द रेमेडी को टच करनी चाहिए। ये नहीं कि सटल आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दें, नहीं, ये कोर ऑफ द रेमेडी। ये कोर क्या होता है, वेदर थंडरस्टॉर्म लव्स। थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, जनरली लोग डरते हैं थोड़ा सा, अरे बिजली खड़केगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर गिर जाए, घर जल जाएगा, कोई मर भी सकता है। लेकिन ये डरता नहीं है, ये इसमें क्या करता है, ये करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें होता है कि इम्बेसिलिटी भी हो सकता है, और साथ साथ में एक चैलेंज लेने की कंडीशन भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये डरता नहीं है। इम्बेसिलिटी चाहो अगर कहीं मूर्ख होगा, लेकिन ये मूर्ख नहीं है, ये इंटेलिजेंट है। आप जानते हैं कार्सिनोसिन इंटेलिजेंट। अगर आप इंटेलिजेंट रूब्रिक देखेंगे, उसमें इग्निशिया भी नहीं है, पल्सिटिला भी नहीं है, सीपिया नहीं है, सिर्फ कार्सिनोसिन है। तो ये अपनी इंटेलिजेंस से किसी भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डरता नहीं है। तो ये जैसे ये शादी किया और ये उस घर के साथ एडजस्ट करने की एक ठान लिया कि मैं करके दिखाऊंगा, ये इसकी स्टेट है। तो काशिफेशन क्या करता है कि बहुत आसानी से चीज़ों से डरता नहीं है, और ये क्या करता है, कोशिश करता है कि मैं सिचुएशन के साथ ऐसे चलूं कि सब कुछ, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, मैं विन ओवर कर लूँगा, मैं सबके साथ चल लूँगा। और ये चली भी है, सबके साथ चली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कार्सिनोसिन में, कार्सिनोसिन क्या करता है कि हमेशा ये कार्सिनोसिन, और आप इग्निशिया सीपिया पल्सिटिला से डिफ्रेंशिएट से कर सकते हैं, कार्सिनोसिन हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेप से दूसरा स्टेप में जाना चाहता है। वो चाहता है अगर मैं अभी ये कर रहा हूँ उससे और अच्छा करूँगा। आप समझिए ना, अगर मेरे को 99 मार्क है तो मैं 100 ही रखूँगा, 99 में नहीं रहूँगा। अभी ये हो सकता है ये तीनों इसी में सेटिस्फाई हो जाए, चलो ठीक है जो चल रहा है यील्ड कर ले, लेकिन कार्सिनोसिन नहीं चलता। वो हमेशा, क्योंकि उसकी दिमाग इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट दिमाग शांति से बैठने नहीं देता। और दूसरा, ये जल्दी, ये इम्प्रेशनेबल है,
जो इग्निशिया सीपिया इम्प्रेशनेबल नहीं है, क्योंकि ये दूसरों के हिसाब से थोड़े से कैरी हो जाता है, दूसरों के क्या इंप्रेशन से इसको कैरी कर लेते हैं। और उससे क्या, जैसे इसने जब शादी किया, अपने घर में एडजस्ट कर लिया और बढ़िया से चलने लग गया, फिर ये पड़ोसियों के साथ अपनी घुलना मिलना क्लोजनेस बढ़ाई, क्योंकि है ही उसकी नेचर ऐसा है, सबके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। लेकिन इसने क्या किया, उनकी चीज़ें देखा कि अरे इनके घर में ये ऐसे करना चाहिए, हमारे घर में भी बदलाव, तो अपने घर में बदलाव लाने की कोशिश करी। और जो बदलाव हो सकता है इनकी जो पेरेंट्स हैं, उनके सास ससुर, उसको नहीं अच्छा लगा, पर इसकी क्या था कि मैं और बदलाव लाऊंगा और तो मेरे को भी लोग तारीफ करेंगे। हमारे पास एक रूब्रिक है वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या है कि दिखावा है, थोड़ी घमंड बढ़ जाने वाली बात है, थोड़ा थोड़ा प्राउडनेस है। वैनिटी हमारे पास है ना, वैनिटी वैनिटी बैग्स होती है फीमेल्स का, वो क्या है, दिखावा होता है बड़ा। आपने देखा होगा बढ़िया बढ़िया बैग होती है, उसमें लुई फिलिप होगा, वैन हुसैन होगा, सैनल होगा, लेकिन माल अंदर कुछ नहीं होगा, कि बाहर की अच्छी होती है। तो ये वैनिटी है कि और अच्छे से दिखाएं, और थोड़ा सा मेरी अपनी बड़ाई होती है उसमें। तो ये जो कंडीशन है ना, और क्या होता है उसमें, हमारे पास रूब्रिक है टचिंग एवरीथिंग इम्पेल्ड टू। ये आपको इग्नेशिया और सीपिया में नहीं है। टचिंग एवरीथिंग इम्पेल्ड टू मतलब क्या होता है कि हर चीज को टच करना है, क्योंकि कि जहाँ जो जैसे होता है ना कि आपको एक चीज़ मिल गया, आप उससे खुश रहो, नहीं अरे ये भी पकड़ लो, ये भी देख लो, इसको भी कर लो, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है और चैलेंजेस लेना है। तो ये हर एरिया में, जैसे घर की जो एरिया होती है ना, जहाँ इसकी सास ससुर का प्राइवेट एरिया है, जैसे उनकी ड्रेस है, भाई तुम्हें चेंज करने की क्या ज़रूरत है, तो वहाँ भी जाने की इसकी ज़रूरत पड़ गई, वो भी चेंज कर देते हैं। घर के अंदर ये भी चेंज करना है, किचन में चेंज करना है। तो ये सब क्यों है, क्योंकि इसको चाहिए ना, एक अप्रिसिएशन चाहिए, उसको लोग अच्छा बोले, क्योंकि ये इसकी खुराक है, इससे वो आगे बढ़ती है। तो ये जो चीज़ अब जब ये होती क्या है, आप देखिए और क्या होता है जब आपको, अगर आपके एनवायरनमेंट, जैसे आपके सास ससुर ने मना कर दिया, तो रुक जाओ ना, छोड़ दो ना उसको, नहीं छोड़ता है, क्योंकि इसमें हमारे पास रूब्रिक है ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रेन है। ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रेन मतलब क्या है कि ये अड़ जाती है, अड़ियलपन है, जो इग्निशिया और सीपिया में नहीं है। ये दोनों, और चिल्ड्रन मतलब ना समझने वाली बात है, कि एक तो होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं वो इम्बेसालिटी में जाती है, इंटेलिजेंस से थोड़ा सा निकल जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को लॉट ऑफ व्हाट यू कैन पीपल शुड अप्रिशिएट मी, मुझे अच्छे बोले, बहुत अच्छा बोले, क्या देखो इसने घर आने के बाद कितना बदल दिया, कितना चेंज कर दिया। तो उससे क्या होगा, और जैसे घर वाले भी थोड़ा बहुत बोले कि यार यार मत करो, लेकिन वो रुकी नहीं, ये और आगे बढ़ी, और टचिंग किया, और इम्पेल्ड टू टच हो गया, और ऑब्स्टिनेसी हो गया, थोड़ी सी डिसओबीडियंसी भी गई, कि नहीं यार चलो क्या है, कर लेते हैं ना, अच्छा तो रहेगा, घर के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये चीज़ भाई, अगर आपकी एनवायरनमेंट अच्छा है, आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, शायद इसको देख के खुश हो जाते हैं, तो मान जाते हैं, तो ठीक होता है। इसकी कार्सिनोसिन की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, उसकी एनवायरनमेंट बड़ा टफ होता है, उसके आसपास के लोग जो होते हैं आसान नहीं होते मैनेज करने के लिए। ये तो बहुत कोशिश करती है, क्योंकि इसके अंदर दम होती है, पर वो लोग इतनी आसानी से मानते नहीं है, और यहाँ से उसको परेशानी होना शुरू हो जाता है। फिर क्या करते हैं, उसको हर चीज़ को वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, देन दे गिव, वो रिप्रीमांड में जाते, सेंसिटिव टू, क्या यार तुम ऐसे क्या करते, तुमसे होगा नहीं, चुप रहो, सेंसिटिव टू रूडनेस, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव टू रिप्रीमांड्स। ये जो कंडीशन है, ये उसको फिर परेशानी में लाता है। यहाँ से उसकी एलिमेंट शुरू होती है, उसको लगता है यार कैसे मैनेज करूँगा, ही इज़ नॉट एबल टू मैनेज, उसको परेशानी होता है। और साथ में उसके अंदर जो उसकी ईल्डिंग नेचर है, उसकी माइल्ड नेचर है, उसके अंदर जो कॉन्साइंस है, उसको रिएक्ट करने के लिए रोकता है, वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। अभी धीरे धीरे वो एलिमेंट में जाता है। पर वो परेशानी जब होती है, जब उसको तकलीफ होती है, तो इसके बाद फिर वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करता है। उसको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्या मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना एडवेंचरस हूँ, मैं इतना चैलेंज लेने वाली हूँ, ऐसे कैसे नहीं चला। और सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, उसको ये लगता है कि मेरे अंदर ऐसे कैसे कमी ये लोग निकाल सकते हैं, और मैं इतना कैसे हो सके, ऐसे कैसे हो सकता हूँ कि भाई मैं बड़ी, मतलब मेरे को लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं कि तुम्हारे अंदर ये तो, दे कैन क्रिटिसाइज भी, समझो मेरे अंदर कमी है, मैं इसको ठीक करके रहूँगा। हमारे पास दो रूब्रिक है, एक फस्टिडियसनेस और टाइडी। ये दोनों, अगर आप टाइडी देखेंगे, टाइडी में हमारे पास इग्नेशिया और सीपिया नहीं है, और ये दोनों रूब्रिक जो है, टाइडी और फस्टिडियसनेस है, उसको फिर क्या करता है, दूसरों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करवाता है।
ताकि लोग उसकी जो कमी है, उसके अंदर जो परेशानी है, वो जो चाहती है, जो दूसरे के साथ ट्यून नहीं हो पा रहा है, उसको नहीं देखे। क्योंकि उसको खुद को भी लगता है यार मेरे अंदर कमी आ कैसे सकता है? कुछ कुछ अगर कोई गलती हो तो हमारे पास रूब्रिक एंगर अबाउट हिज मिस्टेक्स। ऐसे कैसे गुस्सा आता है उसको, मैं कैसे गलत कर सकता हूँ? इग्निशिया में भी है। पर कार्सिनोन में इग्निशिया में क्या होता है, उसको जब सोसाइटी बोलता है, जब दूसरे को लगता है यार ये लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, तो ये मैं गलत कर रहा हूँ यार। जो अगर जब लोग बोलते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये अपने पेरेंट्स को ठीक से बिहेव नहीं कर, जब लोग ऐसे बोलते हैं तो उसको लगता है यार मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को ठीक करना चाहिए अपने आप को। इग्निशिया अपने आप को बदलता है, क्योंकि वो मोरल से, कार्सिनोसिन मोरल नहीं है, कॉन्शियस है। अब यहाँ क्या होती है कि कार्सिनोसिन को अब खुद को ये अपने बोलता है अरे मेरे अंदर ऐसे कम, हमारे पास रूब्रिक है फियर ऑफ मिरर सिंड्रोम। उसको अपनी गलतियाँ, अपनी जो कमियाँ, अपनी जो परेशानी दिखती है, उसको लगता है मेरे अंदर ऐसे कमी कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो सी ट्राइज टू बी नाइस, और अच्छा करने लग जाता है। वो नाइस मतलब क्या, उसकी कमी नहीं दिखे, ताकि अगला आदमी उसके अंदर कमी नहीं निकाल पाए। ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं उसको क्रिटिसाइज कर सकते, ये नहीं कि उसको प्रीमांड दे सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? सो सी ट्राइज टू एडजस्ट। हमारे पास रूब्रिक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, अगर आप इस जानते हैं, डांसिंग। और डांसिंग के आगे एक रूब्रिक है, डांसिंग विथ मार्क्ड सेंस ऑफ रिदम। अगर आप डांसिंग देखेंगे, हमारे पास डांसिंग में इग्निशिया है, सिपिया है, कार्सिनोसिन भी है, और भी बहुत सारी रूब्रिक है, मेडिसिन है। पर डांसिंग का मतलब क्या है? जैसे बोलते हैं ना कि एक रिदम के साथ अपने आप को, एक ट्यून के साथ, एक म्यूजिक के साथ अपने आप को डांस करना, मतलब अपने आप को रम देना, आराम से उसके साथ अपने आप को एंजॉय करना। जैसे ही आप कोई म्यूजिक सुनते हैं, धीरे धीरे आप आपकी पैर जो है टैप करने लग जाता है फ्लोर पे कि यार डांस करते हैं, एंड स्लोली स्लोली यू गेट एनग्रॉस्ड इन द डांस। तो धीरे धीरे जब आप डांस करने लग जाते हैं और डांस में आपको मजा आने लग जाता है, तो यू फॉरगेट द म्यूजिक, यू फॉरगेट द रिदम। डांस यही होता है, व्हेन यू गेट इनग्रॉस्ड इन द होल प्रोसेस ऑफ डांसिंग, यू फॉरगेट योरसेल्फ। तो यही इग्निशिया और सीपिया में होता है। लाइफ की जैसे जैसे स्टेज आता है, आपको हमें पता है कि ये क्या करते हैं, दोनों अपने आप को भूल जाते हैं। सीपिया क्या करता है, वो केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, डोमेस्टिक मतलब क्या, मेरी एक छोटी सी दुनिया है, जैसे डोमेस्टिक एयरलाइंस भारत के अंदर वाले, बाहर वाला नहीं, इंटरनेशनल वाला नहीं है। तो एक छोटी सी दुनिया है, इस दुनिया के साथ, ये दुनिया के अंदर मेरे को रहना है और बढ़िया से चलना है, आसानी से। मेरे को क्या करना है, बाहर जाना, ये जाना। तो और आंट सी गेट्स एनगॉस्ट, ये खुश हो जाती है, मस्त रहती है, भूल जाती है कि मैं इतना काम करती हूँ, दूसरों की केयर करता हूँ। नो, मेरे को याद ही नहीं मैं क्या करता हूँ, और आराम से करने लग जाती है। जब वो थक जाती है, जब वो एग्जर्सन में जाती है, इतना करते 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 थोड़ी सी रेसिप्रोकेशन का नीड होती है, और जब नहीं मिलता है तो द रिएक्शन स्टार्ट्स। सीपीआर रिएक्ट्स, शी बिकम्स अवर्सन टू हस्बैंड, शी बिकम्स इनडिफरेंट, जो भी है एटसेट्रा है। और इग्निशिया में क्या होता है, वो भी ऐसे ही होता है। वो लगता है कि नहीं यार, वो इग्निशिया को क्या होता है, इग्निशिया हम बोलते हैं ना, इग्निशिया ऑलवेज फील दैट ही इज इन ए मैरिज, ऑलरेडी मैरिड है। उसको लगता है मेरे काम है, जो मेरे काम आदमी सोचता है ना, तो फिर सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ करने लग जाता है, ऐसे कि जैसे वो किसी का कुछ नहीं कर रहा है, वो तो अपनी ज़िंदगी जी रहा है और सब उसके साथ साथ चल रहे हैं। पर वो जब बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया उसको, तो जहाँ उसको अंदर से पिंच होता है, तो उसको लगता है नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए था, आपको आपको समझ जाना चाहिए था कि यार मैं जो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ। तो कोशिश करती है उस चीज़ को बियर करने के लिए। जब नहीं होता है, देन रिएक्ट्स मूड रिपल्सिव एंड इम्बेसिलिटी नेगेटिज्म बीइंग डिफाइंड। वो एक अलग स्टेट है ये दोनों। और ये क्या होता है, हमारे पास एक और रूब्रिक है, डांसिंग एमिल्योरेट्स है। अगर डांसिंग एमिल्योरेट्स में देखेंगे, उसमें इग्निशिया सीपिया है, there is no carcinosin in that. Please, all these things, all these rubrics and remedies, I am talking about synthetic repertory. If you go to the software, you go to PRS Mid 1987, ये सब बाद में कार्सिनोसिन में काफ़ी सारी रूब्रिक्स ऐड हो गया, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आप ये पुराने देखेंगे तो यही दवाई है और यही उसकी पिक्चर है। नए वाले में नहीं जाइए आप, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। तो
डांसिंग एमेल्यूरेट मतलब क्या? एमेल्यूरेट मतलब क्या? इतने ज़्यादा ये एनग्रॉस हो जाते हैं डांसिंग में, ये भूल जाते हैं इनको कोई तकलीफ है। ये भूल जाते हैं कि अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि यार वो अपनी फैमिली के लिए इतनी सैक्रिफाइस कर रहे हैं इग्निशिया और सिपिया, और नहीं सैक्रिफाइस है यार, ये तो मैं हूँ, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। सो दे एमेल्यूरेट। लेकिन कार्सिनोसिन एमेल्यूरेट नहीं होता है। कार्सिनोसिन में क्या होता है? कार्सिनोसिन, क्योंकि डांसिंग दो पर्पज के लिए होता है। एक होता है यू फॉरगेट योर सेल्फ, एनग्रॉस योर सेल्फ। एक होता है यू नीड अप्रिसिएशन। यहाँ क्या होता है? कार्सिनोसिन इसीलिए रूब्रिक है, डांसिंग विथ ए मार्क्ड सेंस ऑफ रिदम। इसका मतलब कार्सिनोसिन्स के डांसिंग में रिदम खत्म नहीं होता है, रादर रिदम की सेंस बढ़ता जाता है। और रिदम की सेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या है? आप दूसरों के हिसाब से नाचते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने हिसाब से नहीं नाचते, खुद को खुशी देने के लिए नहीं नाचते, इसलिए एमिलियरेट नहीं होता है। वो चाहता है और नाचे और अप्रिसिएशन मिले। जैसे स्टेज में लोग डांस करते हैं, आपने देखा होगा। अगर ये एक इंसान भूल जाता है स्टेज में कि क्या म्यूजिक लग रहा है, क्या बज रहा है, वो एक अलग सेंस है, वो डांस अलग है। लेकिन कार्सिनोसिन क्या करता है? ऑडियंस के हिसाब से नाचती है कि अगर कुचिपुड़ी चाहिए कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम चाहिए भरतनाट्यम, वेस्टर्न चाहिए वेस्टर्न है, सबके हिसाब से नाचता है। जैसे सास बोलेगी वैसे अपने आप को ट्यून कर देना, जैसे ससुर बोलता है वैसे अपने आप को ट्यून कर देना। आप समझिए, ये विथ मार्क्ड सेंस ऑफ रिदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में एक लाइन में बोलना भूल गया, जो बहुत क्लासिक लाइन था। जब मैंने इसको पूछा कि जैसे आपको अगर किसी ने कुछ बोल दिया और आपको बुरा लगा, तो आप कैसे मैनेज करते हैं उसको? सी गिव ए स्माइल, बस। मैं बोला फिर भी जैसे नहीं, बुरा तो लगता है, फिर कैसे मैनेज करते हैं? तो बोलते मैं हंस के टाल देती हूँ। तो सी टोल्ड, मैं हंस के टाल देती हूँ। फिर मैंने पूछा फिर भी अगर इंसान और बोला, कोई नहीं, मैं हंस के टाल देती हूँ। अंदर से बुरा लगता है, नहीं, लेकिन मैं हंस के टाल देती हूँ, नहीं सब ठीक रहे। ये हंस के टाल दे मतलब आपको महसूस हुआ, लेकिन आपने उसको, ये हंसने वाली जो है ना, ये रिदम है। ये हंसा क्यों? ये इसलिए हंसा है कि दूसरे आदमी को भनक नहीं पड़े कि अंदर से इसको बुरा लगा। अगर यही चीज़ अगर इग्निशिया सीपिया को एक लिमिट के बाद वो हंस के नहीं डाल सकते। सीपिया रिएक्ट करता है, अवर्सन दिखाता है, हेट्रेड दिखाता है, इंडिफरेंट दिखाता है, और इग्निशिया मूड रिपल्सिव में जाता है, डिफाई करता है, नेगेटिव हो जाता है, इम्बेसिलिटी नेगेटिव में चला जाता है। ये हंस के नहीं डालते हैं, इनकी चेहरे में दिख जाती है। ये दोनों दवाइयों के चेहरे में दिख जाती है कि ये नाराज है, पर कार्सिनोसिन में दिखेगी नहीं, क्योंकि वो हंस के टाल देती है। क्यों? क्योंकि दूसरों के हिसाब से नाचती है, उसको दूसरों का रिदम के हिसाब से चलना होता है, अपनी रिदम नहीं है। इसीलिए वो एमेल्यूरेट में नहीं जाता। इतने काम करने के बाद भी सी डजेंट गो टू द स्टेट ऑफ एमेल्यूरेशन फ्रॉम डांसिंग। इसीलिए थकती है, इसीलिए टॉर्पर में जाती है, इसीलिए उसको लगता है लाइफ इज ए हार्ड स्ट्रगल, क्योंकि कहीं आराम नहीं होता है ना। कितना डांस करेगी, कितना दूसरों के हिसाब से चलेगी। इसीलिए हमारे पास, जैसे आप देखेंगे ना, एक रुपये के, मैं बता रहा था, ये रो लेती है जब इसको, ये पल्सिटिला के आसपास लगता है, लेकिन पल्सिटिला इज ए डिफरेंट पर्सन है। पल्सिटिला एनवायरनमेंट को सॉफ्ट करवा देती है। इतनी ज़्यादा उसके अंदर कलाकारी होती है, इतनी बार्गेनिंग होती है, इतना मोल्डिंग होती है, इतना मैनिपुलेटिव होती है, एनवायरनमेंट को सॉफ्ट कर देता है। लेकिन ये नहीं कर पाती है, इसके अंदर वो बार्गेनिंग नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है। दो सी इज इंटेलिजेंट टू चेंज हर सेल्फ, बट नॉट कि दूसरे के एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंज ले आए। ये पल्सिटिला कुछ भी बोलो, पल्सिटिला चुप रहती है। इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो इसके अंदर अफेक्टेशन है, जो बच्चों में नहीं होता है। आप अगर देखेंगे बच्चों के रूब्रिक में हमारे पास एंटिक्स प्लेइंग है, और अफेक्टेशन नहीं होता। एंटिक मतलब दूसरों को ये, लेकिन एंटिक्स प्लेइंग में नहीं जाता है। ये बचपन में बच्चा नहीं रहता है, ये बचपन में भी इंटेलिजेंट रहता है। इसलिए अगर देखेंगे प्रीकोसिटी ऑफ चिल्ड्रन में भी आपके पास कार्सिनोसिन है, इसमें इग्निशिया और सीपिया नहीं है। अभी आप मतलब आप समझ रहे हैं इसको? तो ये वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिम्टम्स है, ये पल्सिटिला के करीब है। लेकिन पल्सिटिला बार्गेन करके, मैनिपुलेट करके एनवायरनमेंट को मोल्ड कर देती है, ये नहीं कर पाता है। ये वीपिंग, ये मतलब कहीं ना कहीं उसको ये रोकती है। जो वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिम्टम्स में आपके पास इग्निशिया और सीपिया नहीं है, ये दोनों कंप्लीट डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है? वही, ये दोनों रोते नहीं है, ये दोनों सिचुएशन को समझते, तो मतलब इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बोलते हम कर लेंगे ये। लेकिन जब थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाती है, टॉर्पन हो जाती है, थक जाती है, ये लगता है कि कोई मुझे
पुचकार है हमारे पास, कंसोलेशन अमेलियोरेट्स है, और कैरिड वांट्स टू बी कैरिड। वांट्स मतलब क्या है, अब इसकी बहुत नीड है, इसमें क्या है, डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरिस्ट है, किसमें, पल्सिटिला में। इसमें कैरिस्ट वांट्स टू बी कैरिस्ट, मतलब कैरिसिंग तो चाहिए लेकिन मस्ट है, उसमें डिजायर है। पल्सिटिला में नहीं भी दोगे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में मैनेज कर लेगी, इसको नहीं है, क्योंकि इतना थक जाता है, क्योंकि वो दूसरों की रिदम से चलता रहता है। ये उसको उसको भी सेटिस्फाई करे, उसको भी खुश रखे, उसके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करे। क्योंकि क्यों करे, क्योंकि इसके अंदर की जो कमी है कुछ भी दिखे नहीं, इसके अंदर जो टाइडीनेस वो बने रहे। ये इतनी टाइडी हूँ मैं, ऐसी हूँ, ऐसे कैसे नीचे गिर सकता हूँ मैं, ऐसे कैसे हार मान सकती हूँ, मेरे को कोई कैसे कैसे क्रिटिसाइज कर सकता है, मेरे को हमेशा लोग अप्रिशिएट करे, अच्छा बोले, और इससे ये परेशान हो जाता है। इसलिए हमारे पास कॉन्सोलेशन अमेलियोरेट्स है एंड वीप्स वाइल टेलिंग हर सिम्टम्स, एंड कैरेस्ट वांट्स टू बी कैरेस्ट। जब उसको हक करता है उसके हस्बैंड, समझा देता है, ये फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर डांस करने के लिए तैयार हो जाता है। पर कितना भी डांस करो अमेलियोरेट नहीं होता है, फिर थकावट में जाता है, उसको उस रिलैक्स नहीं महसूस होता है। इसे डांसिंग एमिलियोरेट में पहले कार्सिनोसिन नहीं था, दे हैव एडेड सो मेनी रूब्रिक्स। क्योंकि आप थोड़ा सा समझ में आया कैसे इग्निशिया, सिपिया, पल्सिटिला और कार्सिनोसिन को अलग है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इग्निशिया और सिपिया कॉन्सोलेशन को एमिलेट नहीं होते हैं, उनको लगता है नहीं, हम अगर हमें नॉर्मल होना है हम खुद नॉर्मल होंगे। अगर ये दोनों नाराज होते हैं, ये बोलते नहीं हमें छोड़ दो, हम ठीक हो जाएंगे, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, हम समझते हैं चीज़ें। ये क्या होता है, ये तुरंत, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा ये डांस करती है, ये डांस में, क्योंकि डांस को एंजॉय नहीं करती है, दूसरों के लिए करती है, सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए। इस चक्कर में क्या होता है ना, ये करते 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 थक जाती है। जब आप कोई काम दूसरों के लिए करते हैं ना, तो थक जाते हैं आप, बिकॉज यू आर नॉट एंजॉइंग योर सेल्फ। इफ यू एंजॉय देन यू गेट रिलैक्स्ड, आपको अच्छा लगता है। तो ये जो कंडीशन है, इसीलिए कार्सिनोसिन थकता है। आप थोड़ा सा आपको समझ में आया, ये कार्सिनोसिन के एक छोटी सी मतलब जर्नी है, जहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश किया। प्रॉब्लम क्या होती है, मैं एक्चुअली कहाँ से परेशान होता हूँ, जैसे अभी रिसेंट रिपोर्टरीज में, ये रिपोर्टरीज में नया रूब्रिक ऐड करना खराब नहीं है, अच्छी बात है, पर थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। आप अगर देखेंगे कार्सिनोसिन का जो सबसे ज़्यादा प्रूविंग और एडिशंस है और रूब्रिक्स जो लगाया वो फोविस्टर ने किया। तो 1987 तक जब तक पियर स्मिथ थे, इसमें 195 रूब्रिक्स था, 195 रूब्रिक्स। एंड उसके बाद अभी अगर आप रिसेंट रिपोर्ट देखो, उसमें 795 रूब्रिक्स है, 600 रूब्रिक्स हैव बीन एडेड। ऐसे कैसे हो सकता है यार? यू सी देयर आर 70 प्लस एलिमेंट्स इन कार्सिनोसिन नाउ, अर्लियर देयर आर ओनली 6-7 एलिमेंट्स। क्या है, व्हाट इज दिस? यू आर जस्ट एडिंग रूब्रिक्स, कहीं से भी लाया आप जोड़ दिया, इतनी ऐसे 600 रूब्रिक आपने एक दवाई में ऐड कर दिया आपने। बहुत होता है यार, पूरी की पूरी दवाई की पिक्चर चेंज। और क्या होता है, हम क्यों इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर पाते, क्यों हमें लगता है ये रूब्रिक दिख रहा है हर एलिमेंट में, अब्यूज जितना भी है, सेक्सुअली अब्यूज है, फलाना है, लॉन्ग डोमिनेंस, हाँ लॉन्ग डोमिनेंस, सब चीज़ ठीक है, पर इतनी ज़्यादा एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स है तो रिएक्शन कहाँ है? अगर किसी को अब्यूज करोगे उसके अंदर एट्रेड आएगी, उसके अंदर रिएक्शन आएगी। किसी को आप अब्यूज करते रहोगे और चुपचाप सह नहीं सकती हो, कहीं ना कहीं तो रिएक्ट है इसके अंदर। इसीलिए हम बताते हैं ना, अभी इतने सारे जब आप रूब्रिक्स डालते हो आप, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए, ना कि आप बस इसे रूब्रिक डाल दो। तो जो बेसिक पिक्चर हो 190 रूब्रिक्स में है, उसको आप समझो। आप ये नहीं कि मैंने जैसे समझाया वैसे समझो, आप ये समझो दो तीन थे। कहीं ना कार्सिनोसिन में क्या होती है, एक इंटेलिजेंट पर्सन है, एक अच्छा पर्सन है, जो भी कॉन्सेंशियस है, माइल्ड और यील्डिंग है, लेकिन जब वो कोई सिचुएशन को, उसको ये लगता है कि मैं अपनी सिचुएशन से हमेशा एक्सेल करूं और करके दिखाऊं, ही लव्स चैलेंजेस, एक्सेप्टेड चैलेंजेस। लेकिन क्या होता है, उसकी आदत क्या है कि हर चीज़ में उंगली डालना है, ये भी कर लो, ये भी कर लो। हो सकता है कोई एनवायरनमेंट आपको लाइक करे तो आप कार्सिनोसिन नहीं बनोगे, आपको अच्छा लगेगा, एनवायरनमेंट के साथ आप रम जाओगे तो आप बढ़िया से चलोगे, आप बीमारी नहीं होगे। पर जब इन्वायरमेंट आपको नहीं लाइक करता है, और वो भी एक लंबा समय तक नहीं लाइक करता है, और आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि आप रिएक्ट नहीं करना, एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना। और जब कोशिश करते हो इतना लंबा लंबा चलते रहना, तो धीरे 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 आप थक जाते हो, बीमार हो जाते हो, और ये चाहते हो यार क्या ज़िंदगी यार, इतनी मुश्किल है ज़िंदगी। तो कोई अगर आप उसको कैरेस कर ले, प्यार कर ले, तो थोड़ी सी आप रिलैक्स होते हो, फिर ज़िंदगी चलता है। पर बीमारी बढ़ती रहती है जब तक आप समझते नहीं हो चीज़ों को।
जब तक कि आपके अंदर रिएक्शन नहीं आता है। अभी हमारे पास एक रूब्रिक अभी मैं ऑफ लेट मैंने सुना है या देखा हूँ, पढ़ा हूँ उसमें, मार्टियर के बारे में, डिल्यूजन बीइंग ए मार्टियर। मैं हमें समझता मार्टियर क्यों लगाया, मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया। क्योंकि मार्टियर का मतलब क्या है? मार्टियर का मतलब, कौन मार्टियर होता है? हमारे अभी अगर हम इंडिया के हिसाब से देखेंगे कि वो इंसान है जो देश के लिए काम किया है, जो जो एक प्रिंसिपल को लेके चला है, एक प्रिंसिपल को लेके चला है, और उस प्रिंसिपल में खुद की फायदा नहीं है, पूरी दुनिया की फायदा है। अकेले की फायदा नहीं है, पूरी दुनिया की फायदा है। जहां वो दूसरों की एक कन्विक्शन को लेके किसी के साथ लड़ा है, लड़ मरने की बात है। और कोई मार्टियर जो होता है, शहीद होना है, वो मर जाता है दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ सिर्फ अपनी फायदे के लिए। और वो जो मर जाता है, जैसे हमारे पास भारत में है, मंगल पांडे है, शहीद भगत सिंह है, सुखबीर है, ये सब क्या था? ये सब मतलब अपने आप को उनको पता था कि हम मर जाएंगे, लेकिन आपने बलिदान दे दिया दूसरों के लिए, कुछ करें दूसरों के लिए। अब ये मार्टियर अपने लिए नहीं किया, दूसरों के लिए किया। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ क्या होता है, ये फ्लैटर्ड डिजायर टू बी है। आप खुद सोचिए ना, फ्लैटर्ड डिजायर टू बी, व्हाट इज फ्लैटर्ड? वैनिटी है, दिखावा है, था अफेक्टेशन है। कोई, आप देखिए ना, कोई मरने वाली रूब्रिक ही नहीं इसके अंदर। अभी ऐड कर दिया तो अलग बात है। कोई मरने मारने वाली रूब्रिक ही नहीं इसके अंदर। अगर आप उस सिंथेटिक रिपर्टरी में देखोगे, क्या फोबिस्टर को नहीं समझ में आया? अचानक इन लोगों को समझ में आ गया कि मार्टियर हो जाएंगे ये। यार, मार्टियर होने के लिए कोई जज्बा चाहिए। मतलब आप उंगली वाले रूब्रिक नहीं है, जैसे वो टचिंग एवरीथिंग इम्पेल टू वाला नहीं कि ये भी पकड़ लो। उसके अंदर एक कन्विक्शन चाहिए, स्ट्रांगनेस चाहिए कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो अब ये रूब्रिक कब यूज करेंगे मुझे पता नहीं। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट ने बोले हमने यूज़ किया और अब हमें रिजल्ट भी मिला। क्योंकि रिजल्ट क्यों मिला? क्योंकि आप कार्सिनोसिन को बहुत सारे एंगल से समझ जाते हो, तो ये रूब्रिक दिख जाती है आपको। पर रूब्रिक हर हर जैसे कोई रूब्रिक आप पढ़ते हैं ना, उस रूब्रिक की मीनिंग को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। अब मार्टियर में सिर्फ आप ये शहीद वाला मत, शहीद भाई ऐसा नहीं होता है कि भाई किसी ने शहीद उसको मार मुर के उसको कंप्रोमाइज कर लिया, ईल्ड कर लिया उसे। अरे ईल्ड करता है शहीद? पागल है यार, ईल्ड शहीद कैसे ईल्ड करेगा यार? वो तो छोड़ेगा नहीं किसी को। एक कन्विक्शन होता है, उससे कभी नीचे नहीं उतरेगा, करके दिखाऊंगा मैं। तो ये मार्टियर होता है। और आपने चलिए कोई बात नहीं, लोग समझाते हैं और हम समझ भी जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, लेकिन एट द सेम टाइम में आप भी जो समझते हैं ना, वो लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। एक एक जो दवाई होती है ना, एक बढ़िया सा एक, इट इज़ लाइक ए सॉन्ग। ये हर जो उसके अंदर जो, क्या उसको बोलते हैं, जितनी लिरिक्स होती है ना, और वो सॉन्ग है, म्यूजिक है, वो सब साथ साथ में चलता है। ऐसे नहीं कि अलग अलग कुछ भी अपनी मर्जी से गा लो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी मर्जी से डाल दो, इट इज़ नॉट ए, कोई भी ऐसा म्यूजिक नहीं है इसमें। इसकी एक दिल होती है। उस दवाई को उस दिल से समझने की कोशिश करो। आप इसमें मत जाओ कि भाई नया रूब्रिक को समझाए और कुछ भी समझा दो, लोग भी समझ जाते हैं, क्योंकि लोगों को लॉजिकली वो ब्रेन को अप्लाई करना पड़ेगा। आप समझ गए ना? तो आप अपनी इंटेलिजेंस और इमोशन साथ साथ लेके दवाई को समझो आप, तो आपके दिल में ना वो बस जाएगी वो दवाई। सो दिस इज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कार्सिनोसिन, एंड कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग। थैंक यू।